तो इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, बस अब गवर्नमेंट फॉर्म होना बाकी है। प्रोबेबली यहाँ से एनडीए की ही गवर्नमेंट फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट्स थे वो काफी शॉकिंग थे बीजेपी के लिए। इतने शॉकिंग कि बीजेपी 240 सीट स्कोर करने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शंस हार गए, जबकि अगर दूसरी बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो कांग्रेस 99 सीट्स, ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शंस जीत गए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने एक्सपेक्टेशंस को इतना बढ़ा दिया था, और बीजेपी की जो पास्ट परफॉर्मेंसेस थी 2014 और 2019 में, वो कन्वेंशनली हमारे देश में जो लंबे टाइम से हो रहा था उस तरह की नहीं थी, उनसे ज्यादा बेहतर थी। और फिर 400 पार के नारे आए तो एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर पीछे जाके 2004, 2009, 2014 से पहले जो इलेक्शंस हुए थे, जब मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे, तो 2004 में सिर्फ 145 सीटें ही मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और 2009 में 206 सीट्स मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। फिर बाद में उन्होंने कुछ अलायंसेस फॉर्म करे, यूपीए के साथ साथ कुछ और पार्टीज का सपोर्ट भी लेना पड़ा ताकि वो एक मेजोरिटी फॉर्म करके गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। लेकिन 2014 के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। बीजेपी अक्सर मेजोरिटी खुद ही पास कर देती थी, और अब जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं तो बीजेपी ने 240 सीट्स अकेले स्कोर करी है, और एनडीए यहाँ पे जो ऑलरेडी उनका अलायंस था उससे ही सिर्फ मेजोरिटी पार हो रही है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी हो रही है। पर फिर भी जो ये इलेक्शन था बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने नोटिस किए जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से हुए हैं इन इलेक्शंस में। अब इनको प्रेडिक्ट कर पाना इलेक्शन से पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, खैर मैं तो नहीं करवाया, लेकिन अब ये पॉइंट्स बड़े क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्शंस है वो एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स सबको फेल कर गया। लेकिन उससे पहले कुछ बात करनी है। इलेक्शंस के बाद एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने वाली है। अपोजिशन कह रही थी कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। फिलहाल जो सिचुएशन है वो दोनों से ही बड़ी अलग है। तो पॉलिटिक्स बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल है, और ऐसे ही हमारी लाइफ भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। कोरोना वायरस आया था, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे, हजारों लोग जिन्होंने अपना फ्यूचर सोच कर रखा होगा आने वाले 10-20 साल में वो क्या करेंगे, लेकिन पता नहीं कितने उनमें से चले गए। हम लोग अपनी लाइफ को कुछ ऐसे जीते हैं कि हम हमेशा ही यहाँ रहने वाले हैं, इसलिए हमें वो फील नहीं आ पाती कि भाई अगर हम नहीं हुए तो। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लो अगर कल को पीएम को कुछ हो जाए तो अपने देश में एक बैकअप लीडर होता है जो देश को संभालेगा। हर देश में होता है। वैसे ही अगर आप अपने घर के लीडर हो और कल को आपको कुछ हो जाए, भगवान ना करे, तो आपने कोई बैकअप रखा है? कौन आपकी फैमिली को पालेगा? और आई एम श्योर कि आपने ये तो सोचा नहीं होगा। अगर आज तक नहीं सोचा तो अब सोच लो। इसका भी सोल्यूशन है जो है टर्म इंश्योरेंस। सिर्फ 600-700 रुपए पर मंथ से आप 2 करोड़ तक का कवर ले सकते हो। लेकिन आजकल की जो ये इन्फॉर्मेशन एज है, इसमें सही पॉलिसी को चूज करना भी बड़ा डिफिकल्ट काम है। बीच में ब्रोकर्स आ जाते हैं तो फिर फ्रॉड का खतरा। बेस्ट ऑप्शन पर्सनली स्पीकिंग है पॉलिसी बाजार, क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होता है विद अप टू 10% डिस्काउंट, और अगर कोई डाउट आता है किसी चीज को लेके तो इनके रिलेशनशिप मैनेजर हमेशा हेल्प के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी मिलता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप अपनी डिटेल्स भरो और 51 से ज्यादा इंश्योरेंस में से अपने लिए बेस्ट चूज करो। वापस आता हूँ टॉपिक पे। 2024 के इलेक्शन से एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है, कास्ट और रिलीजन दोनों ही आज भी 2024 के ईयर में, इस सेंचुरी में भी प्राइम फैक्टर्स हैं। उसके ऊपर कुछ नहीं आता, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस दिए जा सकते हैं, महंगाई के रीजंस दिए जा सकते हैं बीजेपी को ना वोट करने के। एक तरफ बीजेपी को वोट करने के रीजंस दिए जा सकते हैं कि भाई एक्सप्रेसवेज बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तक तेजी से डेवलप हो रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, यूपीआई आया। लेकिन ये दोनों तरफ के ही रीजंस कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स से दोनों ही नीचे हैं। और इन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं बीजेपी ने रेगुलरली अपोजिशन का जो हिट था कास्ट को लेके, उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। इनफैक्ट अगर मैं भी सोचूं तो मैं भी इलेक्शन से पहले इसे अंडर एस्टिमेट ही कर रहा था। मुझे पर्सनली ये लगने लग गया था कि भाई स्टेट इलेक्शंस में अभी भी कास्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन जैसे ही आप लोकसभा इलेक्शंस में आते हो तो इंडिया में कास्ट बहुत दुनिया भर की हो जाती है। इतनी कास्ट होने के बाद सिर्फ एक लीडर दिखाई देता है जो लोकसभा इलेक्शंस में टॉप लीडरशिप में होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कास्ट स्टिल प्लेड अ वेरी डोमिनेंट रोल। जब मैंने थोड़ी रिसर्च करनी स्टार्ट करी तो इंस्टाग्राम पे स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस ये बता रहे थे कि कुछ लोगों को प्राउड है कि बीजेपी को वो रोकने में सक्सेसफुल हो पाए, जस्ट बिकॉज के उन्हें लगता है कि उनकी कास्ट को बीजेपी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रही थी या उनके कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिए गए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपी प्लेड रिवर्स ऊनो। एक चीज जो इलेक्शंस के पहले नोटिस नहीं हो पा रही थी इतनी आसानी से, वो इलेक्शंस के बाद बड़ी इजीली नोटिस हो गई अगर थोड़ा सा लिस्ट पे और विनिंग कैंडिडेट्स पे ध्यान दिया गया तो। इंडिया अलायंस स्पेशली अखिलेश यादव के पास बहुत टाइम था प्लानिंग के लिए। इनफैक्ट 7 साल उनके पास सिर्फ यही करने के लिए थे, और उन्होंने एक कमेंडेबल जॉब करी। अगर आप कैंडिडेट की लिस्ट देखोगे जो इंडिया अलायंस स्पेशली समाजवादी पार्टी ने अनाउंस किया था, उसमें सिर्फ 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे 80 में से। ऐसा उन्होंने किया क्यों? 10% से भी कम मुस्लिम कैंडिडेट्स, जबकि
उनका मुस्लिम वोट बैंक एक अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी थी, काइंड ऑफ अ मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी को ये अच्छे से पता था कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं नहीं जाने वाला है। इस टाइम मुस्लिम वोट बैंक सिक्योरिटी देख रहा है, वो अपने नंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव्स जो मुस्लिम्स हों इस पे फोकस नहीं कर रहा। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो किसी ऐसे कास्ट के बंदे को पकड़े जिसके कास्ट का वोट उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाए। एक और चीज के पहले बसपा हुआ करती थी जो अक्सर मुस्लिम वोट्स को काटने का काम करती थी, लेकिन अब बसपा नहीं थी और ज्यादातर लोगों को ये लगा कि इसका फायदा बीजेपी को होगा क्योंकि चॉइस सिर्फ सपा रह गई है और कोई नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बड़ी बेसिक सी बात है कि बसपा के कमजोर होने से जो कंपटीशन बीजेपी को कम फील हो रहा है वो उससे ज्यादा फायदा सपा को देगा, क्योंकि उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा जो मुस्लिम वोट बैंक को काट सके। और ऐसी सिचुएशन में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई जहां वो एक और कास्ट को ग्रैब कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा यूनाइटेड है। मुझे नहीं पता कि इसका रीजन क्या है, प्रोबेबली शायद इसका रीजन सिक्योरिटी हो, लेकिन ये काफी हद तक एविडेंशियल प्रूफ है ऑलमोस्ट। इसका एक सटीक एग्जाम्पल भी है। वेस्ट बंगाल में बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी 25 सालों से जीत रहे थे, पिछले 5 टर्म्स सन 1999 से, और हर बार इन पूरी 5 टर्म्स में उनके खिलाफ जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ वो हारा ऑफ कोर्स, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सारे हिंदू कैंडिडेट्स थे। और जो बहरामपुर सीट है वो मुस्लिम मेजोरिटी सीट है और यूसुफ पठान को फिर लाया जाता है इस 2024 के इलेक्शन में, और इस बार अधीर रंजन चौधरी हार जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसका एनालिसिस क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और ये फैक्ट है। चौथा पॉइंट, बीजेपीज इग्नोरेंस। पिछली किसी शॉर्ट में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि लोग जो वोट डालते हैं वो मोदी जी के नाम पे डालते हैं या उनकी टॉप लीडरशिप के नाम पे डालते हैं। बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जो अपने कैंडिडेट को वोट नहीं डालना चाहता। इसका भी एक ना एक दिन सैचुरेशन पॉइंट आता है, लेकिन मुझे पर्सनली लगा था कि ये बाद में कभी आएगा, 4-5 साल बाद, लेकिन ये इसी इलेक्शन में भी देखने को काफी हद तक मिला और ये इग्नोरेंस बीजेपी के कैंडिडेट्स को चूज करने में दिखाई दिया। और दूसरी चीज, जो वोटर टर्नआउट थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा था, 1% इंपॉर्टेंट होता है। अगर वोटर टर्नआउट थोड़ा बहुत भी नीचे गिर रहा था तो उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अपोजिशन के सपोर्टर्स जो ऑफ कोर्स चेंज चाहते हैं वो लोग वोट डालने ना आए, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर वोटर टर्नआउट फिर भी गिर रहा है तो आपका तो कुछ ज्यादा ही गिर रहा है। दूसरी तरफ जब 400 पार के नारे दिए गए तो कहीं ना कहीं वोटर्स के दिमाग में ये चीज पैदा जरूर होती होगी कि बीजेपी तो जीतनी है ही, तो जिसने वोट डालना है वो बेचारा ट्रैवल करने को तैयार नहीं है या फिर वो अपने काम में व्यस्त है। और अगर शायद फेस 1 के बाद इस चीज का एक वार्निंग टाइप मैसेज छोड़ा जाता बीजेपी की तरफ से कि भाई कोई भी कैंडिडेट हो, कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत छोटे मार्जिन से जीतता है, तो आप बाहर निकलिए, वोट डालिए। ऐसा ना हो कि वोटर टर्नआउट की वजह से हमें नुकसान हो जाए। चाहे वो होता चाहे वो ना होता नुकसान, लेकिन फिर भी एक नोटिफिकेशन डाल देनी चाहिए थी ताकि लोग ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स उनके फेवर में डालते, घर नहीं बैठे रहते। 6th पॉइंट, इस इलेक्शंस में काफी सारे लोग ऐसे थे जिन पे क्रिमिनल चार्जेस थे, वो आराम से इलेक्शंस में जीत गए। और कई लोग ऐसे हैं जो पास्ट में IPS ऑफिसर्स रह चुके हैं लेकिन फिर भी इलेक्शंस को हार गए। ये कब तक हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे? कुछ टाइम बाद कोई मीडिया न्यूज चैनल उठेगा और पॉलिटिकल पार्टीज या उनके लीडर्स को ग्रिल करना स्टार्ट कर देगा कि भाई आप तो क्रिमिनल्स को टिकट्स देते हो, और जनता भी बैठ के चाय की दुकान पे बोलेगी भाई ये तो क्रिमिनल्स की टीम बना रखी है पूरी। जबकि वोट देने वाला कौन है? IAS IPS ऑफिसर्स को हराने वाला कौन है? क्रिमिनल चार्जेस जिन पे अच्छे खासे चल रहे हैं उन्हें जिताने वाला कौन है? और अगर आप ऐसे लोगों को जिताने के लिए तैयार हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करना कैसे बनता है? अब एक लास्ट पॉइंट, ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो होता है वो एक फेस्टिवल होता है, लेकिन हमारे देश में इलेक्शन फेस्टिवल नहीं है, एक बैटल होता जा रहा है। बेसिक रीजन एक गवर्नमेंट फॉर्मिंग का होता है या फिर डेमोक्रेसी का होता है, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। लेकिन हमारे देश में अक्सर इलेक्शन वायलेंट हो जाते हैं, इनफैक्ट लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे आ गए? और डेमोक्रेसी चूज करने का जो हमारा एक पर्पस था वो पर्पस तो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ ऐसे आइडियाज नहीं लॉन्च करे जाने चाहिए जिसमें जो पार्टी जीतेगी वो भी अपने मिनिस्टर्स में कुछ मिनिस्टर जो भी गिनती हो वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से उठाएगी ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर सके और एक फ्रेंडली रिलेशन बन सके। हो सकता है ये थोड़ा वियर्ड लगे, लेकिन ये सिर्फ मेरा मन था कि भाई मैं इसकी शुरुआत करूं, कुछ बोलूं इस पे, ताकि कुछ आइडियाज क्या पता फ्यूचर में कोई लेके आ जाए। क्योंकि भाई ये बैटल इतने गंदे होते जा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने देश के बाहर के जो कंट्रीज हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था उन तक से सपोर्ट लेने को तैयार हो जाते हैं। खैर ये हाईली प्रोबेबल है कि बीजेपी NDA अलायंस यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म करे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करो, वोट करो, लेकिन आपस में लड़ाई मत करो यार, आपस में गाली गलौज मत करो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वी आर
टुगेदर पार्ट ऑफ वन नेशन। तो वीडियो यहीं तक था। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके डिटेल्स फिल करके टर्म इंश्योरेंस लेना मत भूलना।